चलो कलचुरी के बाद फिर हम लोग अब मराठा देखेंगे। तो क्या क्या पढ़ लिए थे? कलचुरी में 2 ब्रांच था ना, हल्का सा रिवीजन, पूरा रिवीजन तो नहीं करेंगे। कलचुरी में एक है रायपुर शाखा और दूसरा रतनपुर शाखा। और ये जो त्रिपुरी में जो कलचुरी है उससे क्या भिन्न है, क्योंकि त्रिपुरी को हम बोलते हैं त्रिपुरी शाखा, है ना, और ये हमारी लहुरी शाखा कहा जाता है, इधर वाला लहुरी शाखा कहलाता है। तो लहुरी शाखा के 2 ब्रांच, रतनपुर ब्रांच और रायपुर ब्रांच। तो रतनपुर ब्रांच कहाँ से चालू हुआ था? कलिंग राज से। हमको याद है क्या पूरा? एक बार जल्दी से रिवीजन करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। कलिंग राज, कमल राज, बार बार याद करने से ना, रिवीजन करने से याद हो जाता है। फिर उसके बाद रत्नदेव प्रथम, और इसके सब के युद्ध वगैरह भी हमको ध्यान रखना है। उसके बाद फिर ऐसी कर दिया है ना, ये तो नहीं आएंगे। प्रताप मल्ल, ठीक है। इसके बाद डार्क एज लगेगा, ठीक है। उसके बाद फिर साय वाला आ जाएगा, वाहरेंद्र सब साय, ठीक। उसके बाद कल्याण, ये सेम टू यू का चिन्ह, लक्ष्मण। अब फिर से क्या आएगा? अब सिंह, ठीक है। तो तखत सिंह, एक सिंह लिखूंगा, ठीक। अब राज सिंह, सरदार सिंह, रघुनाथ सिंह, मोहन सिंह। इसकी क्या खासियत है इन दोनों का? रघुनाथ और मोहन सिंह, ये मराठों के अधीन है ना, ठीक है, मराठों के अधीन। और अंतिम स्वतंत्र कलचुरी शासक रघुनाथ, और प्रथम मराठाधीन रघुनाथ, अंतिम कलचुरी मोहन, मराठों के अधीन अंतिम मोहन। इतना ही था। इसका आदि पुरुष बताने की कोशिश करो। ये क्या बोलते हैं इसका, रायपुर में आदि पुरुष कौन हुआ? केशव देव, ठीक है। उसके बाद फिर लक्ष्मी देव, उसके बाद फिर सिंघड़ देव, ठीक है। उसके बाद फिर रामचंद्र देव। अब मेन का बताओ, कोई क्रम नहीं। रामचंद्र के बाद ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव आएगा ना। और उसके बाद फिर से केशव देव आ जाता है, फिर से केशव देव एक। उसके बाद चामुंडा बताया था। उसके बाद फिर जैत सिंह, उसके बाद फिर अमर सिंह बोल लो। और उसके बाद फिर शिवराज, शिवराज का नाम लेना ही बेकार है, ठीक है। ये हमारा रायपुर ब्रांच का हो गया, ये पूरा कंप्लीट याद हो गया है ना। चलो ठीक है, इतना सारा नाम बता दिए, बहुत है। अब इसके बाद हमारा क्या काम है? अब मराठा देखना। तो यहाँ तक ठीक है, आँख से स्क्रीनशॉट खींच लिए, ठीक है। मराठा शासन, छत्तीसगढ़ में मराठा शासन। तो कलचुरियों को बर्बाद करने वाला कौन है? एक तो गंगवंश लोग है, एक तो गंगवंश, अनंत भीम, वो मरा ही मारा था, मरते दम तक बदला तो लेगा अपने बाप का। और उसके बाद फिर कौन आ गया? मराठा। तो मराठों में कौन आया था? भास्कर पंत। और भास्कर पंत इन लोग को बर्बाद करके गया। तो छत्तीसगढ़ में देखो, मराठा शासन को हम कई चरणों में पढ़ सकते हैं। जैसे सबसे पहले बोलेंगे अप्रत्यक्ष मराठा शासन। तो 1741 में आक्रमण किए और 1758 तक इन लोग कलचुरियों को अपने अधीन क्या करवाए? शासन करवाए। क्योंकि जो रघुनाथ सिंह है उसको प्रशासक बना दिया, और मोहन सिंह को भी क्या बना दिया? प्रशासक। तो 1741 से 1758 का समय अप्रत्यक्ष मराठा शासन कहलाएगा। अब इसमें 2 ब्रांच है, रतनपुर ब्रांच और रायपुर ब्रांच। तो रतनपुर शाखा 1741 से 1758 तक, जिसमें रघुनाथ सिंह शासन करेगा 1741 से 45 तक, और मोहन सिंह करेगा 1745 से 58 तक। तो विलय कब हुआ? 58 में हुआ, ठीक है। विलय इसका बाद में हुआ है ना, भले अप्रत्यक्ष शासन की नींव डाले हैं, लेकिन विलय बाद में हुआ। अब रायपुर शाखा, इसमें पहले शासक कौन है? अमर सिंह। उसके बाद कौन है? शिवराज सिंह। और विलय कब किया है? 1750 में ही कर डाला है ये, ठीक है, क्योंकि यहाँ को ख़त्म कर दिया ना पूरी तरह से। तो यहाँ पर अप्रत्यक्ष शासन की स्थापना नहीं किए,
डायरेक्ट क्या किए हैं, विलय। क्योंकि इससे क्या किया, 3 ठोक जमींदारी दिया, रायपुर, राजिम और पाटन, वही दिया ना भाई। और उस जब ये तीर्थ यात्रा में गया और ये लौट के आया तो फिर इसको भी कुछ मिला क्या, है ना। इसकी मृत्यु के बाद ये जब लौट के आया तो ये तीर्थ यात्रा पे था, आया तो इसको जमींदारी भी छीन लिए और 5 ठो गाँव गुजारा भत्ता माला टैक्स फ्री दे दे करके, तो इसका कोई हैसियत रहा क्या। तो 1750 में ही विलय हो गए कि नहीं हो गया, मृत्यु, इसके मृत्यु के बाद सीधा विलय हो गया, है ना। हम जबरदस्ती का नाम लिखे हैं ताकि याद रहे। तो विलय बोलोगे तो पहला विलय किसका हुआ है, रायपुर का। और वहाँ अप्रत्यक्ष शासन की नींव डली है और 1758 में विलय होगा पूरी तरह से। क्लियर, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं हमको। आधे लोग इसी में परेशान रहते हैं। अप्रत्यक्ष मराठा शासन होगा, ये दे फिर वही होगा ना, फ़ॉन्ट को वही छले ले रहे। 1758 से लेकर के 1818 तक यहाँ पर हमारा प्रत्यक्ष मराठा शासन होगा, ठीक है। यहाँ पर भी एक गड़बड़ है, चलो चलेगा, समझा देता हूँ फिर भी। देखो 1758 से एक्चुअली में 87 है वो, फिर भी समझाते हैं तो लेकिन हस्तक्षेप तो मराठों का रहा है। 1758 से 1818 लिखा है, ठीक है, इसको सुधरवाते हैं। सबसे पहले आएगा बिम्बा जीवन। देखो मेरे कहने का मतलब ये है 58 से लेके, ठीक है, 1858 तक, 18 तक कितने शासक हुए हैं इसको हम पहले समझते हैं। तो सबसे पहले होगा कौन, चिमणजी भोसले, सॉरी बिम्बाजी भोसले। तो बिम्बाजी भोसले का शासनकाल रहा है 1758 से 87 तक। ये यहाँ पर प्रत्यक्ष शासन किए हैं। प्रत्यक्ष शासन कौन किया है, बिम्बाजी भोसले। उसके बाद जो दूसरे शासक आते हैं चिमणजी भोसले, वो नाम मात्र का शासक होता है, जबकि वास्तविक शासक बिम्बाजी भोसले की पत्नी आनंदीबाई के हाथों में होती है, ठीक है। और वो 1787 से लेकर के 1818 तक शासन करते हैं। लेकिन जैसे ही चिमणजी भोसले के बाद व्यंकोजी भोसले शासक बनते हैं 1718 से 1811 तक, तो वो तो शासक हैं। और आनंदीबाई कौन है, बिम्बाजी भोसले की पत्नी है। तो इसके शासन में दोनों का हस्तक्षेप होगा भाई। देखो शासक तो आनंदीबाई नहीं है, लेकिन मुखियागिरी तो कर रही है ना। और शासक कौन है, व्यंकोजी भोसले। तो व्यंकोजी भोसले और आनंदीबाई का काफ़ी टकराव होता था निर्णय लेने में, ठीक है। उसके बाद 1811 से लेकर 1816 तक कौन हुआ, परसोनजी भोसले। उसके बाद 1816 से लेकर 1818 तक अप्पाजी भोसले। लेकिन ये जो समय है हमारा, यहाँ से बिम्बाजी भोसले के जाने के बाद, ठीक है, चिमड़ जी को भी नहीं बोलूँगा, यहाँ से 1700, ये यहाँ का जो समय है हमारा, ये वाला कौन सा समय था हमारा, सूबेदारी शासन व्यवस्था। यहाँ पर का जो समय है उसको क्या बोलोगे, सूबेदारी शासन व्यवस्था। सूबेदारी शासन व्यवस्था। छत्तीसगढ़ एक सूबा था, नागपुर शासन के अधीन, नागपुर के भोसलों के अधीन। तो बिम्बाजी भोसले के बाद जो शासक आए ना, उन लोग यहाँ पर डायरेक्ट बैठ करके शासन नहीं किए हैं। जैसे बिम्बाजी भोसले आए तो रतनपुर में अपना महल में शासन किए हैं, रतनपुर से प्रॉपर शासन किए हैं। लेकिन इन लोग रतनपुर से शासन नहीं किए हैं, बल्कि नागपुर में रह के ही शासन किए हैं। तो बिम्बाजी भोसले कहाँ से शासन कर रहे हैं, रतनपुर से डायरेक्ट। तो रतनपुर से कर रहे हैं तो डायरेक्ट ही हुआ, होगा कि नहीं होगा। रतनपुर से हुआ तो फिर क्या होगा, डायरेक्ट होगा। और उसके बाद ये जितने शासक हैं, इन लोग कहाँ से शासन कर रहे हैं, नागपुर से। और नागपुर से जब शासन करेंगे तो ये डायरेक्ट हुआ क्या, अप्रत्यक्ष हुआ। अप्रत्यक्ष हुआ मतलब यहाँ पर किसी न किसी को तो बैठा के रखेगा। तो छत्तीसगढ़ एक सूबा है, तो यहाँ पर एक सूबेदार को बैठा दिया। इस प्रकार 1787 से 1800, कहाँ तक बोलोगे, 1787 से लेकर के 1818 तक ये सूबेदारी शासन व्यवस्था चला है। तो एक प्रकार से अप्रत्यक्ष शासन ही हुआ, समझो, ठीक है। शासन तो नागपुर में है ना, लेकिन रतनपुर में डायरेक्ट कौन किया है, मात्र बिम्बाजी भोसले। तो यहाँ तक ध्यान रहेगा अपने को। इसका सन एकदम से ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, रखोगे तो अच्छी बात है, क्योंकि क्लैरिटी आती है आगे में। तो बिम्बाजी भोसले 1758 से 87, और 87 से 88 नाम एक साल बस कौन रहेगा, चिमणजी भोसले, कुछ महीने ही। और व्यंकीजी भोसले 88 से लेकर 11 तक, और 11 से 16 तक परसोनजी भोसले, और परसोनजी भोसले के बाद 1816 से 18 तक अप्पाजी भोसले। इसके बाद जो आना चाहिए रघुजी तृतीय को, लेकिन वो छोटा रहता है, मतलब अल्पायु रहता है, इसलिए यहाँ पर अंग्रेजों का शासन आ जाता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ, रिवीजन कर रहे हैं अपन। इसके बाद देखो 1818 से 1830 तक यहाँ पर शासक कौन रहेगा, रघुजी तृतीय, है ना भाई। यहाँ पर देखो ये जो मैं लिखा हूँ यहाँ पर 6वें नंबर में आप क्या लिख सकते हो, रघुजी तृतीय। लेकिन रघुजी तृतीय कैसा है, इसकी आयु वयस्क नहीं हुआ है ना,
तो ये 1818 से लेकर के 1854 तक शासन करेगा। लेकिन बात यह है 1800, इसकी पीरियड को हम दो समय में बांट सकते हैं, इसके समय को दो काल में बांट सकते हैं। एक देखो, एक समय कैसा हुआ कि 1818 से लेकर के 1830 तक, ये तो अवयस्क है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर कौन करेगा, ब्रिटिशर्स का नियंत्रण हो जाएगा, ब्रिटिश नियंत्रण हो जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट शासन किया क्या, नहीं किया। और 1830 में ये वयस्क हो जाता है, तो 1830 से लेकर 54 तक वो क्या करता है, शासन स्वयं करेगा। लेकिन छत्तीसगढ़ में शासन वो स्वयं ना करके यहाँ पर क्या कर देता है, जिलेदारी व्यवस्था ला देता है, जिलेदारी व्यवस्था। अभी छत्तीसगढ़ को एक सूबा माने थे ना भाई, तो सूबेदारी व्यवस्था आया था, तो जिलेदारी व्यवस्था। तो देखो यहाँ पर कितने मराठा भोसले शासक शासन किए हैं बोलेंगे तो 6। बिम्बाजी भोसले, चिमड़जी भोसले, व्यंकोजी भोसले, परसोनजी भोसले, अप्पाजी भोसले और रघुजी तृतीय। सबका टाइमलाइन देखो, 58 से 87, 87 से 88, 88 से 11, 11 से 16, 16 से 18 और 18 से उसको 54 ले लो सीधा। लेकिन 1818 से 30 तक वो अल्पवयस्क था, इसलिए यहाँ पर ब्रिटिशर्स का नियंत्रण आ गया। और 30 से 54 तक वो क्या किया, डायरेक्ट शासन करेगा। लेकिन छत्तीसगढ़ में वो बिम्बाजी भोसले की तरह नहीं आते हैं, जैसे कि इन लोग शासन किए हैं वैसे ही यहाँ पर सूबेदारी शासन व्यवस्था को हटा करके जिलेदारी व्यवस्था। अब छत्तीसगढ़ एक सूबा ना होकर के एक जिला कहला रहा है। क्लियर है, तो ये पिक्चर क्लियर होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में कितने भोसले शासक हुए हैं, इसका सीक्वेंस जमाने के लिए आ सकता है, पूरा हम टाइमलाइन बना दिए हैं। आगे की घटनाओं को इससे समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा, ठीक है। एकदम फास्ट करना है ना, अपने को रिवीजन ही करना है। चलो, ब्रिटिश नियंत्रण काल कब से कब तक हो गया, 1818 से 30 तक। समय रघुजी तृतीय का है, अभी इसकी उम्र वयस्क नहीं हुआ है, इसलिए शासन की बागडोर उसको नहीं दे सकते। लेकिन उसको राजगद्दी में बैठा करके ब्रिटिशर्स उनके अधीन शासन कर रहे हैं, मान के चलो। हकीकत में तो ब्रिटिशर्स ही कर रहे हैं। तो यहाँ पर ब्रिटिश ने क्या किया, अधीक्षक बनाया। हकीकत में क्या हुआ था, 1818 में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, ठीक है, अप्पा जी भोसले के समय में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। और उसी क्रम में एक युद्ध हुआ था नागपुर में, जिसको हम कहते हैं सीताबर्डी का युद्ध, और वो भी ऐसी तैसी करा लिए थे भोसले। तो उसके में सीताबर्डी के युद्ध के बाद यहाँ पर क्या हो गया, एक अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों के शासन में मिल ही गया, मिलाए नहीं है, लेकिन ऐसा संधि किया कि अंग्रेजों के अधीन ही आ गया। तो बोला गया कि यार तुमको एक अब ब्रिटिश अधीक्षक रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ब्रिटिश अधीक्षक रखे, तो सबसे पहले आए ब्रिटिश अधीक्षक कौन, कैप्टन एडमंड, यही शासन कर रहे हैं ना। तो इसका कार्यकाल कब है, 1818। दूसरे नंबर के ब्रिटिश अधीक्षक कौन है, कैप्टन अगेन्यू, और ये है 1818 से लेकर के 25 तक। तीसरे नंबर में आएगा कैप्टन हंटर, कैप्टन हंटर 1825। देखो 18-25 दोनों के बीच में लंबा समय है, तो आप इसको 18, इसको 25 याद रखो, इसके बीच का 18 से 25, 3 ऐसे याद हो जाएगा। उसके बाद कैप्टन सैंडिस 25 से लेके 28, देख लो यहाँ पर भी याद होगा ना, 3 ही सन याद रखना है। देखो 18, 25, ठीक है, उसके बाद वही चलेगा, उसके बाद फिर 1828, ठीक। तो अब देखो इसका 1818 है, इसका 1818 से 25, और इसका 1825 बोला ना, ये 1825 से लेके 1828, यहाँ पर भी लिखना है 28। तो 2-3 सन से ही पूरा याद हो रहा है। देख लो ट्रिक क्या लगाओगे, यहाँ पर देखो 1818 है, 18 है ना भाई, देखो 18 है, ये भी 18, ये 25, तो स्वाभाविक सी बात है इसका 25 होगा। उसके बाद भी इसमें भी 25 से लेके क्या लिखोगे, 28 लिखोगे इसकी तरह है। उसके बाद 28 में ये भी 28 लिखना है, और इसके बाद 30 में शासन खत्म हो रहा है, तो इसको लिखोगे 30। तो ज़्यादा टेंशन नहीं है ना, 18, 18, 25, 25, 25, 28, 28, 28 से 30, तो एकदम जल्दी से याद हो जाएगा ये। इसका टाइमलाइन भी याद करना है तो कोई दिक्कत है इसमें, एक बार मिटा के देख लो। देखो इसका क्या बोलोगे, एक साल बस, 1818, 1818 से 25, और इसके बाद फिर क्या बोलोगे, 25 से 28, और 28, और 28 से 30। देखो हो गया ना याद। तो कार्यकाल भी याद हो गया और नाम भी याद हो गया। नाम में क्या करोगे, एडमंड एगन्यू, एडमंड कैप्टन तो सब में लगा देना, एडमंड एगन्यू, एडमंड एगन्यू हंटर, ठीक है। उसके बाद फिर कौन है, सिंडिस, विल्किंसन और क्राफर्ड, ठीक है। एडमंड, ठीक है, एडमंड एगन्यू का साथ ई से चालू होगा, उसके बाद हंटर, उसके बाद सैंडिस, उसके बाद विल्किंसन, उसके बाद क्राफर्ड।
क्राफर्ड का सी हो सकता है। तो ऐसा कुछ देख लेना भाई, AEHSVC, कुछ ट्रिक आप लोग लगा लेना, हर चीज़ को मैं बनाऊँ संभव नहीं है। तो एडमंड एगन्यू हंटर सैंडिस विल्किंसन क्रॉफर्ड, क्या क्या बोलोगे, एडमंड एगन्यू हंटर, तीन का याद करो, एडमंड एगन्यू हंटर, एडमंड एगन्यू हंटर, सैंडिस विल्किंसन क्रॉफर्ड, ऐसा करके याद कर लेना। एडमंड एगन्यू हंटर एक तीन का सेट बना लो, उसके बाद फिर तीन का सेट सैंडिस विल्किंसन क्रॉफर्ड, और सबका समय याद हो गया है। चलो आगे बढ़ें अब। तो ये 1818 से 30 तक की इन लोग शासन करेंगे। अगला, अब 1830 से लेके 54 तक रघु जी अब बड़ा हो गया है, तो डायरेक्ट शासन करेगा, लेकिन वो डायरेक्ट ना करके नागपुर में ही रहेगा, और छत्तीसगढ़ को क्या बना दिया है, जिला, और यहाँ पर 8 जिलेदारों की नियुक्ति करेगा क्रम से कब तक, 30 से लेके 54 तक। और 54 भी फिर कौन आ जाएगा, डलहौजी, और डलहौजी डक्ट्राइन ऑफ लैप्स हड़प नीति लगा करके मराठा शासन को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लेगा। ठीक है, तो सबसे पहले वाला को याद रखना, कृष्णराव अप्पा। ठीक है, कृष्णराव अप्पा। ठीक है, उसके बाद क्या है, अमृतराव अप्पा। तीसरा है सदरुद्दीन दुर्गा प्रसाद इंदु, ठीक है, इंदुक राव। उसके बाद सखाराम बापू, गोविंद राम और गोपाल राव अप्पा। बहुत बड़ा भारी काम नहीं किए हैं इन लोग, इसलिए इसका पहला कृष्णराव और गोपाल। देखो कृष्ण भगवान कृष्ण के नाम ही है, और आखिरी वाला गोपाल, दोनों कृष्ण कृष्ण है कि नहीं है भाई, कृष्ण ही के बहुत सारे नाम है। देखो उससे पहले वाला भी गोविंद कृष्ण ही हुआ कि नहीं हुआ भाई। तो कृष्ण गोपाल बस याद रखना, बाकी बीच का छोड़ देना, करना हो तो कर लेना तुम लोग, है ना भाई। कृष्ण ने अमृत दिया सदरुद्दीन को, ऐसा करके कुछ कुछ करके अपना जुगाड़ करके याद कर लेना, लेकिन कृष्ण गोविंद याद रखोगे, कृष्ण पहला, गोपाल अंतिम। कुछ बहुत बड़ा भारी इन लोग काम नहीं किए हैं, इसलिए बस इसका नाम बस गिनाएंगे, खेल खत्म। अभी थोड़ा सिनॉप्सिस बता रहा हूँ ना। ये देखो 1854 तक का जुगाड़ हो गया मराठों का, क्योंकि कब से शासन किए हैं, 1741 से लेकर के 17 क्या बोलोगे 1854, यही है ना भाई। कब से शासन किए हैं, 1741 से लेकर के 1854। अब इसके ही कार्यकाल को हम अलग अलग समय में बांटे हैं ना भाई। पहला फेज क्या था, 1741 से लेकर के 1741 से लेकर के क्या बोले थे, 1787 था पहला फेज। और दूसरा फेज क्या था, 1787 से लेकर के, हाँ ठीक है चलेगा, ये 1818 तक। और तीसरा क्या था, 1718 से लेकर के 1800 1800 1818 से लेकर के 30 लिख देता हूँ। और उसके बाद चौथा 1830 से लेकर के 1854। तो मराठों का शासन को हम 4 फेज में पढ़ेंगे। यहाँ पर कैसा है भाई बताओ, अप्रत्यक्ष, ठीक है। और यहाँ पर कैसा है, प्रत्यक्ष बोल सकते हो, प्रत्यक्ष प्लस सूबेदारी। इसको भी थोड़ा सा ना हमको प्रत्यक्ष प्लस क्या बोलोगे यहाँ पर, सूबेदारी। नहीं नहीं देख रहे हो, एक ठुक तो छूट गया है रे, 1787 लिख दिया हूँ डायरेक्ट मैं, यहाँ पर लिखना है 58। जल्दबाजी का यही परिणाम होता है। अब इसके बाद 1758 से बोलोगे 1787, ये बोलोगे प्रत्यक्ष। उसके बाद इसको अलग कर देते हैं ना, 1788 से लेकर के 1818, इसको बोल देते हैं सूबेदारी, ऐसे में याद भी रहेगा सूबेदारी। और 1818 से लेके 30 ब्रिटिश नियंत्रण बोल देते हैं ना, ये ज़्यादा अच्छा होगा, ऐसा में याद अच्छे से होगा। इसमें अधीक्षकों का शासन, और उसके बाद फिर 1830 से लेके इधर फिर, ठीक है। देखो जब एक ही टाइप का सन आए ना, तो उसको बाद वाले को पूरा लिखने की जरूरत नहीं, जैसे 1741 के बाद सिर्फ 58 लिख दो, 58 के बाद 87 लिख दो। लेकिन यहाँ पर सन चेंज हो रहा है, 1788 के बाद 1800, तो ऐसी बस को पूरा लिखना चाहिए, और ऐसे में इतना लिख दोगे चलेगा। तो इसका जिलेदारी व्यवस्था लिख देता हूँ मैं। तो अब मराठों के शासनकाल को हम कुछ इस तरह से बांट लिए, कौन कौन आया देख लिए ना भाई, ये होगा। तो आगे सब पढ़ते हैं अब एक एक करके सबको। तो देखो 1741 से लेके 1758 तक की कहानी तो पूरा क्लियर हो चुका है। अब हमको पढ़ना है कौन से नंबर का कहानी, 58 से लेकर के 87 तक की कहानी। और इस समय जो छत्तीसगढ़ सूबा है ना, वो रघुजी द्वितीय ने किसको दिया है, बिंबाजी भोसले को। किसने किसको दिया है, बिंबाजी भोसले को, है ना भाई। तो यहाँ पर बिंबाजी भोसले डायरेक्ट शासन करेंगे, किसको हटा करके, मोहन सिंह को। तो छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष मराठा शासन की स्थापना रघुजीत प्रथम के पुत्र, द्वितीय बोल डाला था क्या,
प्रथम रहेगा ना। रघुजी प्रथम के पुत्र बिंबा जी के द्वारा 1758 में की गई। किसके पुत्र? रघुजी प्रथम के पुत्र बिंबा जी द्वारा 1758 में की गई। जब बिंबा जी भोसला नागपुर से रतनपुर आए तो अपने साथ प्रशासन कार्य हेतु कुछ अनुभवी जो प्रशासनिक अधिकारी है ना, उनका डेलीगेशन लाया। तो बहुत सारे अधिकारी लाए वो, 10-15 जन। अब सबका नाम तो याद नहीं कर सकते, तो दो लोगों का याद रखना, दो महत्वपूर्ण अधिकारी का। एक है घोड़ो महादेव, जो राज्य का प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी है, मतलब समझ लो एक प्रकार का आज का मुख्य सचिव। और नीलू पंडित। अब दो ही लोगों की तो जरूरत पड़ेगी, एक राजनीतिक निर्णय लेने के लिए और सैन्य के लिए, और बाकी और बहुत सारे हैं भाई, रेवेन्यू ऑफिसर, ये सब। लेकिन मैं केवल दो को लिखा हूँ क्योंकि प्रैक्टिकली आप लोग दो याद कर सकते हो, और सबको लिख दूंगा। तो वही तो बोल रहा हूँ ना भाई, किताबें खरीद लेना बहुत आसान है, पर उन सभी चीज़ों को याद करना उतना ही मुश्किल है। तो किताबें खरीद सकते हो, विद्या खरीद नहीं सकते, इसलिए उतना ही चीज़ याद करो जितना प्रैक्टिकली हमारा ब्रेन याद कर सकता है। जबरन का नोट्स में सब कुछ भर देने से कुछ लाभ जिंदगी में नहीं मिलने वाला है ना। तो उतना ही याद करो जितना प्रैक्टिकली एग्ज़ाम टाइम तक याद कर सकते हो, और इतने को एग्ज़ाम टाइम तक हमको याद रखना ही पड़ेगा, कंपटीशन बहुत हाई है। ठीक है, और बाकी नहीं लिखा हूँ मतलब टेंशन पालवे नहीं करो। ठीक है, वो बन ही नहीं सकता, और जब बनना भी होगा तो इन दो के सहारे आप बना ले जाओगे। क्लियर है? तो बहुत एक्सपीरियंस के बाद हम अब पढ़ा रहे हैं भाई, क्योंकि कोई छोटा मोटा नहीं है, साथ साथ इंटरव्यू दिए हैं और सिलेक्शन भी लेके आए हैं। चलो आगे देखो, घोड़ो महादेव और दूसरा क्या बोलोगे? नीलू पंडित। तो घोड़ो महादेव कौन है? प्रशासनिक अधिकारी, तो प्रशासन की बागडोर वही देखना है। दूसरा साम्राज्य की सुरक्षा, तो नीलू पंडित। और किस, बाकी को और क्यों याद करें यार, बाकी तो सब हो जाएगा ना, ये तो सब करवा लेगा। और उधर ऊपर में कौन बैठा है? राजा। यहाँ तक क्लियर हो गया। बिंबा जी नागपुर राजा के सहायक के रूप में, ठीक है, शासन के लिए नियुक्त किया गया था। यहाँ का महाशासन लिख दिया है, शासन के लिए नियुक्त किया गया। लेकिन परिस्थितियों का लाभ उठाकर उन्होंने रतनपुर राज्य में कैसा कर दिया? स्वतंत्र राज्य की नींव डाली। ठीक है ना भाई, ये तो एक सूबा है ना, तो सूबे के प्रमुख के रूप में भेजे थे उसको, नागपुर के जो शासक सहायक बना करके। लेकिन वो क्या किया? वो नागपुर की अधीनता मानने से अच्छा स्वतंत्र शासन की नींव डाल लिया। ठीक है, अब नागपुर से अलग हो जाएगा, सपोज करो अलग हो गया, तो अपने राज्य अपने साम्राज्य से प्रेम करेगा कि नहीं करेगा? अपने लोगों से प्रेम करेगा कि नहीं करेगा? क्योंकि जब तक लोगों का जन समर्थन हासिल नहीं करेगा, वो यहाँ पर शासन कैसे अपना सकता है, शासन कैसे कर सकता है? तो बिंबा जी भोसले ने ना बहुत वेलफेयर काम किया जनता के लिए। जब इसकी मृत्यु हुई ना, तो एकदम बाल्टी बाल्टी भर आंसू बहा बहा के रोए हैं यहाँ की जनता। मतलब यहाँ इतना ज़्यादा वेलफेयर काम किया है। तो वह राज्य का संपूर्ण लगान वसूल करता था तथा लगान का कोई भी हिस्सा नागपुर नहीं भेजता था। अरे क्यों भेजेगा? जब क्यों भेजेगा भाई, जब डायरेक्ट शासन कर रहे हैं, उसकी अधीनता माना क्या? नहीं माना, तो भेजने के सवाल ही नहीं होता। किसी भी मामले में वह स्वयं निर्णय लेता था। जब स्वतंत्र है तो स्वयं तो निर्णय लेगा ही लेगा ना। नागपुर शासन के हस्तक्षेप को इनकार कर दिया। समझ आ गया है? हालांकि इन्होंने छत्तीसगढ़ में अपने सिक्के नहीं चलवाए, बल्कि नागपुरी रुपया ही यहाँ चलता रहा। तो अपने नाम से कोई सिक्के चलवाए क्या? मतलब पूरी तरह से अधीनता स्वीकार है क्या? नहीं, नागपुरी रुपया ही चल रहा है, लेकिन उसको अपना रुपया चलवाना था ना, लेकिन वो वही बस नहीं किया है, बाकी पूरा काम ठीक है। तो बस, लेकिन सबसे बड़ा चीज़ तो होता है सिक्का चलवाना, रुपया चलवाना। लेकिन कहाँ से चलवाए हैं? वो नागपुरी रुपया ही यहाँ पर चलता रहा। ये देख लेना, मेजर फैक्ट है। ये आ सकता है भी, बिंबा जी भोसले ने छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष शासन की नींव डाली। उसके बाद इस वो कारण रहेगा, उन्होंने ये बोल देगा नागपुर शासक के हस्तक्षेप को इनकार किया तथा स्वयं के नाम से सिक्के चलवाए। तो फिर ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि लग तो ये रहा है कि भाई सिक्का चलवाएगा तभी तो प्रत्यक्ष हुआ ना यार। भाई खुद सोचो ना, जैसे हमारे यहाँ पाउंड स्टर्लिंग चलेगा क्या? 1947 के बाद रुपया चल रहा है आज़ादी के बाद। तो हम लोग वहीं का स्वतंत्र शासन रहता है, लेकिन वहाँ का मुद्रा को चलाते तो पूरी तरह स्वतंत्र मान सकते थे? नहीं, वैसे ही हुआ है। ठीक है, तो ये समझ आ गया। इसलिए ना वहाँ पर को अंडरलाइन कर लेना तुम लोग पीडीएफ में। चलो अब बिंबा जी भोसले के प्रमुख प्रशासनिक कार्य या कल्याणकारी कार्य को देखते हैं। रतनपुर और रायपुर का प्रशासनिक एकीकरण किया, और इसको पहली बार अब छत्तीसगढ़ के नाम से जाना जाएगा। इस पूरे क्षेत्र को किसके नाम से जाना जाएगा? छत्तीसगढ़ से, क्योंकि रतनपुर शाखा अलग चल रही है, रायपुर शाखा अलग चल रही है। तो रतनपुर और किसका, रायपुर शाखा का एकीकरण किया,
और क्या कहलाया पहली बार? छत्तीसगढ़, क्योंकि 18 दूनी 36 अभी हो रहे हैं ना, ठीक है, छत्तीसगढ़ के नाम से, तो छत्तीसगढ़ पहली बार नाम से जाना गया। रतनपुर में नियमित न्यायालय की स्थापना की। भैया स्वतंत्र शासन की नींव डाले हो तो न्याय व्यवस्था तो बढ़िया करना पड़ेगा, ठीक है, तो नियमित न्यायालय की स्थापना की, ठीक, कहाँ पर? रतनपुर में। ऐसा नहीं कि और न्यायालय नहीं होते थे, लेकिन नियमित न्यायालय कहाँ? सुप्रीम कोर्ट बोल सकते हो किसको? रतनपुर को। राजनांदगांव और खुज्जी नामक दो जमींदारियां भी बनाई। जमींदारी क्षेत्र जहाँ पर जमींदारों को भूमि दे देगा और किसानों के माध्यम से किसानी करवाएगा और जमींदारों से ये टैक्स वसूलेगा, जिसको हम टकोली बोलेंगे भाई, ठीक है। तो कौन सा जमींदारी बनाया? राजनांदगांव और खुज्जी, राजनांदगांव और खुज्जी। और परगना पद्धति के सूत्रधार कौन हुए बोलेंगे तो यही, लेकिन परगना पद्धति को इन्होंने लागू नहीं किया, ध्यान में रखना। दूसरा व्यक्ति अपनाएगा 1790 में, कौन? विट्ठल राव दिनकर अपनाएगा, ठीक है। कौन अपनाएगा भाई? विट्ठल राव दिनकर। कब? 1790 में, ठीक है। आगे पढ़ेंगे हम उसको। तो परगना पद्धति के जन्मदाता कौन हुए? विट्ठल राव दिनकर। लेकिन परगना पद्धति के सूत्रधार कौन हुए बोलेंगे तो बिम्बाजी भोसले, ठीक है। इन्होंने यहाँ मराठी, गोंडी व उर्दू भाषा, यहाँ पर कौन कौन सी भाषा चलवाया इन्होंने? इन्होंने मराठी, जिसकी लिपि क्या है? मोडी, और गोंडी भाषा और उर्दू, ये तीन भाषा इसके समय में चलती थी। इसके राजकाज की भाषा क्या है? मराठी। लेकिन अन्य भाषा कौन किसको किसको महत्व दिया था? गोंडी को और उर्दू को। और इसकी लिपि कौन सी है? मोडी लिपि, ठीक है। मराठी भाषा की लिपि क्या होती है? मोडी लिपि। एक बार छत्तीसगढ़ में क्वेश्चन आया था, इन मराठों के समय इनमें से कौन सी भाषा प्रचलित थी करके, तो उसमें क्या लिखा था? मोडी। मराठी भी लिखा था, मोडी भी लिखा था, ये सब लिखा था। अरे भाई, मोडी लिपि है यार, भाषा नहीं है, इनको कौन समझाए आयोग को? तो उसको भाषा और लिपि में अंतर ही समझ नहीं आता, क्लास करना चाहिए ना, ठीक है। चलो आगे देखें स्थापत्य को। तो क्या क्या काम किया बताओ? रायपुर और रतनपुर का प्रशासनिक एकीकरण किया। रतनपुर को राजधानी तो बनाए ही है, साथ ही अपने न्यायालय की स्थापना किया। और राजनांदगांव और खुज्जी दो जमींदारी की स्थापना किया। और परगना पद्धति के सूत्रधार हुए, लेकिन लागू वागू नहीं हुआ, इसलिए जनक नहीं कहलाएंगे। और यहाँ पर मराठी, गोंडी और क्या चल रहा है? उर्दू भाषा चल रहा है। और मराठी की लिपि क्या है? गोंडी। अब इसके प्रमुख कार्य, जो स्थापत्य, जो भवन वगैरह मंदिर वगैरह बनाए होंगे, स्थापत्य कहलाता है। तो सबसे पहले क्या बनवाया इन्होंने? राम टेकरी का मंदिर बनवाया रतनपुर में। रतनपुर जाओगे ना तो थोड़ा रतनपुर से थोड़ा आगे जाओगे खूटाघाट रोड साइड में, तो आपको राम टेकरी मंदिर मिलेगा। क्या मंदिर? राम टेकरी मंदिर। तो राम लक्ष्मण सीता जी का क्या है? मंदिर है। और उस खंडोबा मंदिर करके, और क्या मिलेगा? खंडोबा। मराठी लोग तो इसकी पूजा करते हैं ना भाई। मस्जिद भी मिलेगा रतनपुर में। तो देख लो, मस्जिद भी बनवाया है और मंदिर भी बनवा रहे हैं, मतलब इसको कोई दिक्कत नहीं है हिंदू मुस्लिम से, ठीक है। नर्मदा मंदिर, अमरकंटक में जाओगे ना तो नर्मदा मंदिर का निर्माण इन्होंने ही करवाया है, समझ गए भाई? किसने? बिम्बाजी भोसले ने। और दूधाधारी मठ जो रायपुर है उसका जीर्णोद्धार करवाया। तो इतने काम हमारे बिम्बाजी भोसले करवाए हैं। अब देख लो, हिंदू मुस्लिम में कोई दिक्कत इसको नहीं है। आगे देखते हैं। जमींदारों से संबंध। तो जनरली जो हमारा बिम्बाजी, क्या बोलते हैं, क्या नाम है इनका? बिम्बाजी भोसले। तो इनका जो संबंध है जमींदारों से अच्छा था, लेकिन वो जमींदार जो इनको टकोली नहीं देते थे, टैक्स नहीं देते थे, उनको ये युद्ध करके टकोली वसूल लेता था या अपने अधीन कर लेता था। तो जमींदारों के साथ संबंध कैसे थे? अच्छे थे। लेकिन जो जमींदार टकोली नहीं देंगे या नाकनी करेंगे, उसका कठोरता से दमन भी करते थे, और जरूरी भी है, ठीक है। जमींदारों के आंतरिक मामलों में उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया। इस भाई, जमींदारों के साथ बिम्बाजी भोसले के संबंध अच्छे थे, ये तो साबित ही कर रहे हैं ना कि जमींदार का जो इंटरनल अफेयर्स है उसमें कोई हस्तक्षेप करेगा क्या? नहीं करेगा। लेकिन अगर टकोली नहीं दोगे तब तुम्हारा दमन करेंगे, है ना भाई, मारने पीटने के लिए आ जाएगा, और इसके डर से लोग आत्मदाह भी कर लेते हैं, ठीक है। बिम्बाजी भोसले के कार्यकाल में प्रमुख जमींदारों धमधा, बैरागढ़, ये उड़ीसा में पड़ेगा, बैरागढ़, कांकेर, कोरबा, चांपा, पंडरिया, चांग बखार, सरगुजा, ठीक है। और कौन सा था? बस्तर। इसको चाहो तो याद करना या फिर छोड़ देना, इसको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये बिम्बाजी भोसले के समय में जमींदारी, क्योंकि भाई जमींदारी से तो ही पैसा में आएगा ना राजस्व रेवेन्यू के लिए,
और उस टैक्स को हम क्या बोलते हैं, टकोली। तो अपने साम्राज्य में कुछ जमींदारों को महत्व देगा कि नहीं देगा भाई, और जमींदारों को अपनी सेना रखने की भी पावर होती है, मतलब एक छोटा सामंत बोल सकते हो ना, छोटा राजा बोल सकते हो जमींदार, कम थोड़ी भैया इतना इतना जमीन रखा है। तो समझ गए। तो इतने सारे जमींदारी याद रख पाओगे तो रखना, नहीं तो छोड़ देना। चलो समझते हैं बिंबा जी को। तो बिंबा जी भोसले कल्याणकारी और उदार शासक थे कि नहीं थे? हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिए हैं और जनता कल्याण के लिए कार्य किए, धार्मिक सहिष्णु थे, देख चुके हो। दशहरे के अवसर पर, ठीक है, भाईचारा को बढ़ावा देने के लिए ना ये सोना पत्ता बंटवाता था। सोना मतलब गोल्ड का नहीं भाई, एक पेड़ होता है, एक, हाँ अभी भी देखोगे बलौदा बाजार एरिया में या फिर पूरे एरिया में, तो स्वर्ण पत्ता बांटने की क्या है, प्रथा है। तो जैसे ही रावण जलते हैं और उसके बाद वो पत्ता दे करके एक दूसरे से गले मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, तो स्वर्ण पत्ता देने की प्रथा, स्वर्ण पत्र देने की परंपरा की शुरुआत करी। किसने शुरुआत करी है? बिंबा जी भोसले ने। आज भी चल रहा है, पेड़ का पत्ता कुछ दिन उखाड़ डालते हैं पूरा, है ना भाई, धर्म के नाम पे ना पूरी बर्बाद करके रख डाले पूरे देश को, मालूम। धर्म कभी बुरा नहीं मानता, लेकिन ऑन बिहाफ धर्म लोग बुरा मान जाते हैं, क्या बोलोगे? ठीक है। तो दशहरे के अवसर पर भाईचारा को बढ़ावा देने के लिए स्वर्ण पत्र देने की प्रथा शुरुआत की, एक काम याद रखोगे। दूसरा, 1887 को जब बिंबा जी की मृत्यु हुई, छत्तीसगढ़ की जनता शोक में डूब गई। अब शोक में डूबना मतलब समझ कर सकते हो, उन्होंने अपनी जनता को कितना ज़्यादा अवसर दिया होगा कि भाई जब कोई राजा मरेगा, मतलब सीधी सी बात, शोक में डूब रहे हैं मतलब इसके बाद क्या होगा हमारा, और वास्तव में इसके बाद छत्तीसगढ़ की बर्बादी स्टार्ट। समझ गए। अगले शासक कौन आएंगे? चिमण जी भोसले। ठीक है, कुछ इसके बारे में बातें हैं जो हम कहेंगे। छत्तीसगढ़ के प्रथम इतिहासकार किसे माना जाता है? बाबू रेवाराम। इन्होंने किलाप लिखी तारीख ए हैहवंशी। हैहवंशी किसको कहा जाता है? कलचुरियों को। और शिवदत्त शास्त्री ने किताब लिखी इतिहास समुच्चय। इन दोनों किताबों में बिंबा जी के शासन प्रशासन की बहुत प्रशंसा हुई है। ठीक है, तारीख है वंश किसकी किताब है? कलचुरियों की। और इतिहास समुच्चय भी किसकी किताब है? इसको किसने लिखा? शिवदत्त शास्त्री। तो दोनों इतिहास की किताब है ना, जिसमें हमको कलचुरी और मराठों के बारे में जानकारी मिलती है। तो इन किताबों में बिंबा जी भोसले के शासन की प्रशंसा हुई है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बहुत वेलफेयर काम उन्होंने किए हैं। उसकी 3 पत्नियां थी भाई। एक पत्नी का नाम है आनंदी बाई, एक पत्नी का नाम है आनंदी, दूसरा नाम है उमा, और तीसरी पत्नी है रमाबाई। कैसे 3-3 को संभालता था। चलो, आनंदी बाई, उमा बाई, रमाबाई। ठीक है। तो मृत्यु, किसके मृत्यु के दुख से? बिंबा जी। तो रमाबाई वन में चली गई। रमाबाई कहाँ चली गई? रमाबाई जंगल में चली गई, है ना, संन्यास ले ली मतलब। और उमाबाई जो है वो सती हो गई। उमाबाई क्या हो गई? सती हो गई। और जब सबई मर जाएंगे तो शासन की बागडोर कौन संभालेगा? तो शासन कौन करेगी? आनंदी बाई। तो कैसे इन लोगों का अंत हुआ, समझ गए ना। तो आनंदीबाई ने छत्तीसगढ़ के जनता के कल्याण के लिए अपने मृत्यु पर्यंत, अब इसकी मृत्यु कब हुई है? 1801 में, तक सत्ता की बागडोर संभाली बिंबाजी भोसले की ओर से। और इस अवधि में कौन कौन शासन करेंगे? चिमण जी भोसले और व्यंको जी भोसले। ठीक है, तो इनके समकालीन कौन कौन हुए? चिमण जी भोसले और व्यंको जी भोसले, और खुद बिंबाजी तो ही हैं। तो यहाँ तक समझ आ गया। शासन कौन संभालेगी? आनंदीबाई। सती कौन हो गई? उमाबाई। और संन्यास कौन ले ली? रमाबाई। पिक्चर क्लियर है। और जब आनंदीबाई शासन की बागडोर संभाल रही है, उस समय शासक कौन हुए? चिमण जी भोसले और व्यंको जी भोसले, है ना। इसमें जो पीडीएफ में बहुत मिस्टेक है मात्राओं के संबंध में, उसको सब करेक्शन कर देंगे। चलो आगे देखो। तो आगे कौन आएगा? चिमण जी भोसले। तो इसके कार्यकाल में शासन की बागडोर पहले ही स्पष्ट कर दिए हैं, कौन संभाल रहे हैं? आनंदी भाई के हाथों में थी। ठीक है ना। 1788 ईस्वी में इसकी भी मृत्यु हो गई। किसकी? चिमण जी भोसले की। पता नहीं कैसे हुई, तो एकदम रहस्यमय ढंग से। ठीक है, किसकी मृत्यु हो गई? चिमण जी भोसले। और कौन शासक बन जाएंगे? व्यंको जी भोसले। यहाँ पर अप्पा साहब कैसे लिखा गया है? अच्छा, 16 का है। ठीक है, देखो, है ना। इसके बाद क्या बोलोगे? गंधेश्वर महादेव मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया? तो गंधेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है? अपना सिरपुर में।
तो उसका जीर्णोद्धार करवाया। यहाँ से एक टैब दे करके नेक्स्ट पॉइंट बनाना था ना इसको। चिमण जी की मृत्यु के बाद कौन बने? रघुजी भोसले ने। कहाँ रघुजी भोसले कहाँ चल रहे हैं? नागपुर में। यशवंत कालू को छत्तीसगढ़ भेजा, जिसका आनंदीबाई ने विरोध किया एवं यशवंत कालू को युद्ध में पराजित किया। किसने भाई? आनंदीबाई ने। तो आनंदीबाई का रतनपुर पर प्रभाव क्या रहा? कायम रहा। इस युद्ध को जीत गई कि नहीं जीत गई भाई? इस युद्ध को वो जीत गई। तो अगला शासक कौन हो गया 1888 में? व्यंकोजी भोसले। अभी तो चिमण जी है, और चिमण जी के बाद कौन आएंगे? व्यंकोजी भोसले। तो यहाँ पर व्यंकोजी भोसले कैसे कट गए हैं? चलो वो धोखे से कॉपी पेस्ट किए होंगे ना, तो कट गया होगा। चलो फिर भी मैं बता देता हूँ। तो चिमण जी के बाद ये चौथे नंबर में आएंगे ना, अभी ये नहीं आने वाले हैं अभी। ठीक है, अभी कौन आएंगे? व्यंकोजी भोसले। ये देखो ना शासन को, यहाँ पर मैं पूरा टाइमलाइन लिखवा दिया हूँ ना मैं। ये देखो व्यंकोजी भोसले, उसके बाद परसोन जी भोसले, उसके बाद फिर आएंगे अप्पा जी। तो व्यंको जी कब से? 88 से 11 तक, और 11 से 16 तक परसोन जी भोसले। बेचारा पगला रहता है, बीमार है, और उसी को फायदा उठा के अप्पा जी भोसले उसको मार देता है। 1816 से 18 खुद शासन करता है, अंग्रेजों का गुलाम बन जाता है। देखो कैसे चालू हुई थी मराठा शासन, और कैसे बर्बाद हुए हैं इन लोग खुद में मर मर के। तो इसके बाद व्यंको जी भोसले आएंगे ना। ठीक है, चिमण जी के बाद व्यंको जी 88 से कब तक शासन करेंगे? 11 तक। बताओ 88 में चिमण जी की मृत्यु हो गई, उसके बाद कौन रतन नागपुर से आया था लड़ने के लिए और ऐसी तैसी करा के गया? यशवंत कालू। रघुजी भोसले ने किसको भेजा था? यशवंत कालू को, कि आनंदीबाई को ठीक करके आओ करके। लेकिन आनंदीबाई इसी को राइट कर दी, पूरा काम तमाम इसका। ठीक है, उसके बाद आनंदीबाई का प्रभाव बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? भाई युद्ध में जीतना छोटी मोटी बात है। अब इसके बाद कौन आएंगे? व्यंकोजी भोसले। और व्यंकोजी भोसले यहाँ रह के शासन नहीं करता, बल्कि कहाँ रहेगा? नागपुर में। और नागपुर में रह करके यहाँ पर छत्तीसगढ़ को एक सूबा बनाता है, और सूबा बना करके जो जमींदारी है ना, इन्हीं जमींदारों को बुलवाता है, और किसके पास ज़्यादा पैसा है। ठीक है, और जो सबसे ज़्यादा पैसा लोगे वो छत्तीसगढ़ तुम्हारा। समझ गए? मतलब मेरे को वार्षिक भेंट देना सूबेदारी। ठीक है, और जो सबसे ज़्यादा मेरे को क्या देगा? सूबेदारी देगा, सबसे ज़्यादा पैसा देगा, मैं उसको ये पूरा राज्य दे दूंगा। तो छत्तीसगढ़ को बेच दी समझ दो एक तरह से। कौन? व्यंकोजी भोसले बेच दिया। किनके हाथों में? सूबेदार। अब सूबेदार यहाँ जमींदारों के माध्यम से शासन करेगा या अपना सिस्टम लगाएगा, कुछ भी। तो उसका तो एकमात्र काम है ना, पैसा वसूलो, छत्तीसगढ़ की जनता से पैसा वसूलो, और पैसा वसूल कर व्यंकोजी भोसले को भेज दो। तो शोषण होगा कि नहीं होगा? बिम्बाजी भोसले खुद शासन किए, आनंदीबाई भी जनता से प्यार कर रही है, इसलिए बेचारी यहाँ रह रही है, उनकी रक्षा के लिए युद्ध भी लड़ रही है, लेकिन उसके बाद चोटा ऐसी तैसी कर दिया। तो व्यंकोजी भोसले के बाद से हमारी छत्तीसगढ़ की बर्बादी स्टार्ट। ठीक है, तो व्यंकोजी भोसले ने यहाँ किसको नियुक्त कर दिया? सूबेदारों को। व्यंकोजी भोसले ने किसको नियुक्त कर दिया? सूबेदारों को। कब से कब चलेगा? 1787 से लेकर के 1818 तक। ठीक है ना, 1818 तक। अभी हमारा और उसके बाद देखो 1788 से लेकर के 1811 तक किसका शासन चल रहा है? व्यंकोजी भोसले का। और व्यंकोजी भोसले के बाद 1811 से लेकर के 16 तक कौन आएंगे? परसोनजी भोसले, पगला रहता है बेचारा। और 1816 से लेकर 1818 तक कौन आएंगे? अप्पा जी भोसले, है ना। अभी हमारी इसकी कहानी सुनते हैं। और इसी समय 1801 में हमारी आनंदीबाई की भी मृत्यु हो जाएगी। किसके शासनकाल में होगा? व्यंको जी के शासनकाल में। और व्यंको जी हरामी है कि नहीं छत्तीसगढ़ के मामले में? है ना भाई, सीधी सी बात। तो इसी के समय में 1801 में जब मृत्यु हो जाएगी, तब तो फिर और अति लूट चालू हो जाएगा कि नहीं छत्तीसगढ़ में। व्यंको जी जब तक तो हमारी आनंदीबाई है कम लूटने देगी, जितना हो सके बेचारी अपना जनता कल्याण के लिए काम कर रही है। लेकिन उसके बाद तो पूरे लुटेरा आ गए ना छत्तीसगढ़ से, बस पैसा लो, पैसा वसूलो, पैसा वसूलो, यही काम चलेगा। तो पूरा छत्तीसगढ़ को तबाह करने वाले हैं कौन लोग? अभी सूबेदार लोग। तो ये पिक्चर क्लियर रहेगा। 88 से 11 व्यंको जी, 11 से 16 परसोन जी, और उसके बाद फिर अप्पा जी भोसले, उसके बाद रघु जी आएंगे। तो ये तीनों टाइमलाइन याद रखना, और इस टाइमलाइन में ही हम अब आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं ना। चलो, तो छत्तीसगढ़ में मराठों द्वारा स्थापित सूबा शासन मराठों की उपनिवेशवादी नीतियों का परिणाम था। तो इस उपनिवेश मतलब किसी क्षेत्र को अपने अधीन कर लेना अपने आर्थिक लाभ के लिए, तो वो क्या कहलाता है? उपनिवेश कहलाता है। ब्रिटिशर्स पूरे इंडिया को बनाया था कॉलोनी अपनी, उपनिवेश। और मराठे किसको बनाए हैं? छत्तीसगढ़ में।
तो क्या समझते हो केवल अंग्रेज शोषण किए हैं? भाई यहाँ के भी राजा तो दूसरे का शोषण किए हैं ना, क्योंकि उस समय राष्ट्रवाद तो था ही नहीं। भारत इतनी बड़ी भारत है और भारत एक राष्ट्र की संकल्पना कहाँ थी? मराठों को अपना चाहिए, झांसी को अपना चाहिए, राजपूतों को अपना चाहिए, सबको, हैदराबाद को अपना चाहिए, मैसूर को अपना चाहिए, वही उनके लिए राष्ट्र था भाई। नेशनलिज्म उस समय था ही नहीं, कहाँ से आएगा भाई? नेशनलिज्म तो अंग्रेजों के आने के बाद ही आया है, वो नहीं आते तो नेशनलिज्म आ भी नहीं करता, ऐसा लगता है। ठीक है। छत्तीसगढ़ में मराठों द्वारा स्थापित सूबा शासन किसकी उपनिवेशवादी नीति का परिणाम है? मराठों की। ठीक है, छत्तीसगढ़ को एक कॉलोनी बना लिया, उपनिवेश बना लिया। और इस प्रथा को जन्म देने का कारण क्या है? नागपुर में रहकर ही शासन का संचालन करना, क्योंकि छत्तीसगढ़ से मोहब्बत ही नहीं है, प्यार ही नहीं है, तो कौन करेगा यार? हर कोई बिंबाजी भोसले और आनंदीबाई थोड़ी हो सकते हैं। चलो आगे। छत्तीसगढ़ मराठा राज्य का एक सूबा था, जिसका प्रमुख किसको नियुक्त किया? सूबेदार को। और इनको मराठा शासक नियुक्त किए। ठीक है, सूबेदार शासक नहीं होते थे। कहाँ शासक है भाई? शासक के अधीन शासन कर रहे हैं, लेकिन अब वो शासक तो वहाँ है, तो शासक के समान तो काम करेगा यहाँ पर, बल्कि मराठों के अधीन अधिकारी या प्रतिनिधि मात्र थे। लेकिन यहाँ पर रौब उसका कैसे रहेगा? पूरा राजा। जिन्हें सूबा के सैनिक, असैनिक, देखो सैनिक और सिविल, दीवानी और फौजदारी सब काम दे दिए कि नहीं दे दिए? तो राजा तो बनी गया। ठीक है, सब अधिकार दे दिए। कौन कौन सा? सैनिक, सैनिक दिए मतलब अपनी साम्राज्य की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी तुम्हारी। असैनिक मतलब सिविल, मतलब उस क्षेत्र के डेवलपमेंट की जिम्मेदारी तुम्हारी, लेकिन डेवलपमेंट थोड़ी करोगे। और दीवानी मतलब राजस्व वसूली, और फौजदारी मतलब न्याय सुनाने, क्रिमिनल और सिविल मामलों में क्या करेगा? वो जो भी मामले रहेगा उसकी सुनवाई भी करेगा, मतलब वो न्याय का भी काम कर रहे हैं। अब एक ही आदमी को ये सारी शक्ति दोगे और उसका मुख्य मकसद है मराठों नागपुर में पैसा चढ़ोतरी करना, तो यहाँ पर क्या वो न्याय करेगा? तो सूबेदार भी न्यायपालिका है, वही कार्यपालिका है, वही सैनिक है, तो शोषण तो करोगे यार। कौन से छत्तीसगढ़ की जनता के लिए काम करोगे? तो सूबा शासन में छत्तीसगढ़ को लूटा गया है बुरी तरह से। ठीक है, तो सूबेदार का पद न तो स्थायी था और न ही हेरिडिटी वाली थी, मतलब सूबेदार का बेटा सूबेदार नहीं बनेगा। मतलब एक सूबेदार बढ़िया दबा के पैसा दिया तो मराठे उसको सूबेदार बना कर रखे। अब लग रहा है कि साला पैसा ठीक ठाक से नहीं दे रहे हैं, ला रहे दूसरा सूबेदार। समझ आ रहा है ना भाई? तो दूसरे उसको सूबेदार को हटा दिया जाता था। तो उसकी नियुक्ति ठेकेदारी प्रथा के अनुसार होती थी, है ना? जो व्यक्ति जितना ज़्यादा टैक्स देगा, राशि वसूल करके नागपुर भेजने का वचन देगा, उसी को सूबेदार नियुक्त। अब बताओ ना, ऐसे में क्या शोषण होगा कि नहीं होगा? ठीक है, इस प्रकार सूबा शासन पद्धति शोषण का पर्याय बन गया। सूबा शासन मतलब लूटो यहाँ को। तो इस पद्धति के अंतर्गत 8 सूबेदारों की नियुक्ति की गई छत्तीसगढ़ में। ठीक है, अब पहले सूबेदार कौन हुए? महिपत राव दिनकर, 1787 से लेकर के 1790 तक। ठीक है, तो किसके समय में चालू? यहाँ 88 लिखना चाहिए। ठीक है, 87 से 90 दिया है क्या? उस 1787 से 90 तक कौन हुए? महिपत राव दिनकर। और इसके समय भी शासन की शक्ति किसके पास है? बिंबाजी भोसले की पहली पत्नी आनंदीबाई। ठीक है भाई, तो आनंदीबाई से इसका टकराव होगा कि नहीं होगा? महिपत राव अभी 1801 तक है भाई, 1801 तक जितने सूबेदार आएंगे सबसे लड़ाई चलेगा, क्योंकि तुम लूटने आए हो और वो कल्याण करने के लिए आई है, तो टकराव तो होगा ही होगा। क्योंकि आनंदीबाई जो है मराठा अधीनता को स्वीकार नहीं कर रही है, और ये मराठों के चमचे हैं, बेलचा हैं बोलो। इस समय फॉरेस्टर नाम का यूरोपीय यात्री रायपुर की यात्रा किया। फॉरेस्टर नाम का यात्री आया था। ठीक है, फॉरेस्टर अंग्रेजी। इन्होंने रायपुर के बूढ़ा तालाब का निर्माण किया है। तो रायपुर में बड़ा सा बूढ़ा तालाब देखते हो ना, जिसको विवेकानंद सरोवर कहते हैं, उसको कौन बनवाया है वो है बोलेंगे तो महिपत राव दिनकर। जान लो भाई, विट्ठल राव दिनकर 1790 से कब तक हुए हैं ये? 96 तक। 6 साल तक की शासन की बागडोर संभालें कौन? महिपत के बाद विट्ठल। मही खट्टा होता है ऐसा करके याद रखना ना, विट्ठल खट्टा टाइप का नहीं लग रहा है? तो महिपत राव विट्ठल राव, है ना भाई? मही का नाम पहले लेना, फिर उसके बाद विट्ठल। ठीक है ना भाई? मही जानते हो ना, दही मही ये सब छाछ। छत्तीसगढ़ में उसको गांव साइड में क्या बोल देते हैं? मही बोल देते हैं उसको। एक बूंद इसमें टटरा के आँख वाँख सब बंद हो जाता है वाला, लड़की लोगों का फेवरेट। ठीक है, तो मही कैसा होगा? विट्ठल होगा, खट्टा होगा। ठीक है, मुंह पानी आ गए होगा तुम लोग के। तो महिपत राव दिनकर, उसके बाद फिर विट्ठल राव दिनकर। तो 1790 से लेकर 96 तक
इसने गढ़ व्यवस्था को समाप्त कर दिया। देखो अभी तक गढ़ व्यवस्था चल रहा है, छत्तीसगढ़ चल रहा है कि नहीं भाई? जो कलचुरियों के द्वारा छत्तीसगढ़ व्यवस्था चला रहे थे ना राजस्व वसूली के लिए, वो व्यवस्था अब तक चल रहा है। कब तक? विट्ठलराव दिनकर के समय तक। तो ये 1790 में ना इस गढ़ व्यवस्था को समाप्त कर देते हैं और गढ़ों के जगह में, किसके जगह में? गढ़ों के जगह में, अरे तुम मिटता क्यों है यार? गढ़ों के जगह में क्या बना देता है ये? परगना। गढ़ों के जगह में क्या बनाएगा ये? परगना बनाएगा। ठीक है, गढ़ों की जगह में परगना। और 36 को कितने परगनों में बांट देगा? 27। तो इसलिए इसको परगना पद्धति के जन्मदाता किसको बोलते हैं? विट्ठलराव दिनकर। परगना पद्धति के जनक कौन हुए? ठीक है, शुरुआत इन्होंने किया। तो छत्तीसगढ़ को कितने परगनों में बांट दिया, लेकिन गांव में जो गोटिया का पद होता था उससे छेड़छाड़ नहीं किया, वो पद बना के ही रखा। बल्कि जो दाऊ और दीवान है, दाऊ कहाँ है? बारहों में है। और दीवान कहाँ है? गढ़ में है। इसको तो समाप्त करेगा, क्योंकि तुम्हारा तो सिस्टम ही खत्म कर दिया। गढ़ व्यवस्था समाप्त हुआ तो बारहों के साथ साथ 84 गांव ये भी तो खत्म होगा ना। लेकिन गांव तो खत्म नहीं हो सकता भाई, तो गांव में तो गोटिया का पद को बना कर रखोगे कि नहीं रखोगे? अरे गांव में तो गोटिया का पद रहेगा ही ना। लेकिन बारहों तो हटा दिए हो, तो बारहों जब हटा दिए हो तो दाऊ को क्या करोगे? है ना, गढ़ व्यवस्था हटाए हो तो दाऊ के पद को क्या करना पड़ेगा? समाप्त। और गढ़ व्यवस्था हटाए हो मतलब गढ़ में कौन है? गढ़ाधिपति, दीवान, ठाकुर है, तो इसको भी हटाओगे कि नहीं हटाओगे? और गांव तो आज भी है, कल भी है, हमेशा है, सनातन है, यही तो ये तो रहेगा ही रहेगा ना। इसलिए गौटिया के पद को रखना पड़ेगा। तो गौटिया के पद को क्यों रखा गया? क्लियर है भाई? गढ़ व्यवस्था खत्म की हो, लेकिन गांव व्यवस्था थोड़ी खत्म कर दोगे, वो तो हो ही नहीं सकता ना। ठीक है, तो ये प्रथा कब तक चलेगी? अब परगना पद्धति पूरा 1818 तक चलेगा। विट्ठलराव दिनकर शुरू किया है और पूरे यादवराव दिवाकर अंतिम सूबेदार तक की प्रथा चलेगा। और इसके समय में कौन कौन घूमने आए थे? जेटी ब्लंट 1795 में आया था। ठीक है, और कहाँ की यात्रा किया है? रतनपुर और रायपुर का। जेटी ब्लंट आया है, जेटी ब्लंट है। और 1795 में उधर भी आने वाला था, चोट्टा बस्तर साइड में। ठीक है, इसीलिए वहाँ पर भोपालपट्टनम का संघर्ष हुआ है, उसको अलग से आदिवासी विद्रोह का एक चैप्टर बना के समझाएंगे। तो विट्ठलराव दिनकर का कार्यकाल 1790 से कब तक बोलोगे? 96 तक। परगना पद्धति कौन लाया? यही लाया, विट्ठलराव दिनकर। यहाँ तक समझ आ गया? अगला है हमारा भवानी कालू 1796 से 97। विट्ठल के बाद किसको लाया? भवानी को। ठीक है ना, भवानी को लाया। सबसे कम कार्यकाल, ठीक है, सबसे कम कार्यकाल किसका था? भवानी कालू का। अगला है केशव गोविंद, और ये सबसे ज़्यादा लूटा यही है, तभी तो लंबा कार्यकाल है। सीधी सी बात है भाई, मराठों को, भोसलों को जितना ज़्यादा खुश रखोगे उतना ही ज़्यादा लंबा कार्यकाल, और तुम ज़्यादा नहीं लूट लाट के दोगे तो तुमको हटा दिया जाएगा। या केशव गोविंद, मैं दूंगा ज़्यादा पैसा, मेरे को बना, उसको हटा। समझ गए ना? तो जमींदारों के मध्य भी लड़ाई होगा कि नहीं होगा? तो इसके समय में क्या हुआ देख लो। इसने संबलपुर क्षेत्र को जीत कर, देख लो, संबलपुर एरिया को जीता और मराठा क्षेत्र का विस्तार किया। भाई ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू चाहिए ना, लंबा कार्यकाल खुद अपने आप में बता रहे कि इसका साम्राज्य के विस्तार करेगा, तभी तो मराठा खुश होंगे, ज़्यादा पैसा मिलेगा करके। यहीं से कनेक्ट करो, ऐसे ही याद हो जाएगा। तो इसने नागपुर व सरगुजा जमींदारी के मध्य सीमा संबंधी विवाद, ठीक है, सीमा संबंधी विवाद किसके कार्यकाल में होगा? इसी नागपुर व सरगुजा जमींदारी के मध्य, क्योंकि सरगुजा जमींदारी इसके अंडर में नहीं आता था। ठीक है, तो नागपुर, देखो भाई लंबा कार्यकाल है तो युद्ध भी होगा, सीमा विवाद भी होगा, क्योंकि मेरे को ज़्यादा जमींदारी क्षेत्र चाहिए करके। तो नागपुर व सरगुजा जमींदारी के मध्य सीमा विवाद किसके समय में हुआ बोलोगे? तो इसी के समय में हुआ है ना। और 1806 ईस्वी में, कब बोलोगे? 1806 ईस्वी में छत्तीसगढ़ पर पिंडारियों का प्रथम आक्रमण हुआ। पिंडारी वही मराठों के जो समझो एक गैंग है, जो जंगल में रहते थे। मराठा जब बोलते थे तो उनके लिए युद्ध लड़ने के लिए आते थे। इसको तो किसी अंग्रेज ने मराठों का कुत्ता भी बोला था, किसको? पिंडारियों का। तो पिंडारियों का पहला आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? तो केशव गोविंद। पिंडारियों का पहला आक्रमण किसका हुआ? केशव गोविंद। तो पेंड्रा एकदम जंगली क्षेत्र है भाई, आज भी जाओगे तो लहवरिया इसके क्या हुआ करते थे? हेड हुआ करते थे। किसके? ये जो पिंडारी है ना, लुटेरा, उनके। तो इन लोग 25,000 का दल था।
पेंड्रा क्षेत्र में 25,000 लुटेरों का झुंड क्या कहलाता है? पिंडारी। और इसके प्रमुख का नाम क्या है? लहवरिया। क्या बोलोगे? लहवरिया। 1806 से लेकर के 1810 तक इन लोग नाक में दम करके रखे थे किसके? सूबेदारों के। पिंडारियों का भय कायम रहा। इधर जमींदार जनता को लूट रहा है और ये जमींदार को लूट रहे। कौन? पिंडारी। चोर का माल चंडाल खाए वाला। शिवाजी गोपाल, ठीक है, ये शिवाजी कैसे लिख दिया है? बीकाजी होगा। बीकाजी गोपाल के समय इनका आतंक चरम पर था और इनका अंत किसने किया? अंतिम सूबेदार के शासनकाल में हुआ है। अंतिम सूबेदार के शासनकाल में इसका अंत हुआ है। किसका? पिंडारियों का। ठीक है, तो पिंडारियों का आक्रमण किसके समय में चालू हुआ? केशव गोविंद। और बीकाजी गोपाल के समय में फुल लूटे हैं इन लोग, और यादवराव दिवाकर के समय में पूरा कंट्रोल में आ गए। कौन लोग? पिंडारी लोग। समझ गए भाई इतना? तो क्या है, पिंडारी आया ना, तो पिंडारी संबंधित मामले को यहीं पर दे दिए। ठीक है, केशव के बाद कौन आएगा? बीकाजी गोपाल। बीकाजी गोपाल 1809 से लेके कब तक शासन करेगा? 17 तक। ये कैसे दिया हुआ है? 1808 है, ठीक है, 1809, ठीक ठीक है। इनके समय सरगुजा रियासत में उत्तराधिकार का संघर्ष चल रहा था और इसमें इन्होंने हस्तक्षेप किया। किसने? बीकाजी गोपाल ने। अगला फैक्ट याद करोगे, छोटे नागपुर, छोटा नागपुर जो कि झारखंड में है, और सरगुजा रियासत के मध्य चल रहे जो सीमा विवाद है भाई, ठीक है, उसको भी किसने सुलझाया है? बीकाजी गोपाल ने। और इसके शासनकाल के दौरान क्या हुआ? काफी राजनीतिक अस्थिरता रही, ये याद रखना है भाई। 1809 से 17 देखो राजनीतिक अस्थिरता क्या होगी। 1811 में व्यंको की मृत्यु हो गई, ठीक है। रघुजी द्वितीय की भी मृत्यु हो गई, नागपुर के भोसले शासक। किसका? रघुजी द्वितीय की मृत्यु। और व्यंको का कब हुआ है? 1811 में, है ना। इसीलिए बोला था इस टाइमलाइन याद रखना करके देखो। बिंबाजी भोसले 1758 से 87 तक, और उसके बाद 87 से लेकर के 1788 बोल दो उसका, ठीक है, चीमड़ जी। और उसके बाद फिर क्या बोलोगे? 1788 से लेकर के 1811 तक, और उसके बाद फिर 1811 से लेकर के 1816 तक, ठीक है, और 1816 से लेकर के 1817, ठीक है। तो इसका कार्यकाल तो इसमें नहीं पड़ेगा, ये कार्यकाल बिंबाजी भोसले नहीं आएंगे, चिमट जी भोसले नहीं आएगा, लेकिन यहाँ से कौन आ रहा है? ठीक है, यहाँ से तो व्यंको जी आ गए ना, तो व्यंको जी, और उसके बाद फिर कौन आ गए? परसोन जी, और उसके बाद कौन आएंगे? अप्पा जी। और उधर नागपुर में, ये तो छत्तीसगढ़, नागपुर में ही इन लोग भी नागपुर में ही बैठे हैं, लेकिन नागपुर के भोसले शासन के प्रमुख शासक कौन है भाई? रघुजी द्वितीय का शासन चल रहा है अभी, ठीक है। रघुजी द्वितीय के बाद आएगा रघुजी तृतीय, तो रघुजी तृतीय कब आना है? 1818 में आएंगे, ठीक है, क्योंकि अभी तो उम्र छोटी है ना। तो रघुजी द्वितीय के बाद आएगा रघुजी तृतीय। देखो सबसे पहले कौन आया? रघुजी प्रथम, रघुजी प्रथम। उसके बाद कौन आएंगे? रघुजी द्वितीय। उसके बाद रघुजी तृतीय। ये तीनों कहाँ है? नागपुर में है। ये तीनों कहाँ है? नागपुर में, ठीक है। और एक तरफ है हमारा छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ में सबसे पहले बिंबाजी भोसले, चिमट जी भोसले। अब देखो व्यंको जी भोसले नागपुर में रह करके ही छत्तीसगढ़ के लिए शासन कर रहे है ना भाई। व्यंको जी के बाद फिर परसोन जी भी नागपुर में रह के यहाँ के लिए शासन कर रहे हैं। अप्पा जी भी नागपुर में रह के छत्तीसगढ़ के लिए शासन कर रहे हैं। क्लियर है? क्योंकि भाई जैसे भोसले शासन नागपुर, तो इसमें बहुत सारे सूबा होंगे कि नहीं होगा, और जिसमें से एक सूबा हमारा क्या है? छत्तीसगढ़ है भाई, ठीक है। तो पूरे का मालिक रघुजी पहला या दूसरा किसी को भी बोलो, ठीक है। और छत्तीसगढ़ का क्रम से अलग अलग आ रहे हैं। ये और बात है कि भाई नागपुर ये है और नागपुर में ये भी है, और इन लोग भी यहाँ नहीं आ करके यही है लाल लोग यही है, लेकिन अपने यहाँ पर प्रतिनिधि भेजे। अब मामला क्लियर हो गया क्या एकदम से? अगर हो गया होगा तो आगे बढ़ूँ। तो व्यंको जी की मृत्यु हो गई 1811 में, ठीक है। रघुजी द्वितीय की मृत्यु हो गई 1816 में अप्पा साहब द्वारा, ठीक है। अंग्रेजों से गुप्त सहायक संधि कर लिया 1816 में। कौन? ये चोट्टा अप्पा जी साहब। और परसोन जी मृत्यु की 1816 में मृत्यु हो गई। एक तो ऐसी कम दिमाग का आदमी था, इसके कम दिमाग का फायदा उठा करके ना ये चोट्टा कौन? अप्पा जी साहब। परसोन जी नाम मात्रा का शासक बना था 1811 से लेकर के कब तक? 16 तक। असली शासन की बागडोर कौन देखा था? परसोन जी ही देखता था।
सॉरी अप्पा साहब देखता था, लेकिन 1816 मौके का फायदा उठा करके ना इसको मार दिया बेचारे को। किसको? परसोन जी को। और 1816 में इससे अंग्रेजों से सेटिंग कर लिया, सहायक संधि कर लिया, मतलब अपने यहाँ रेजिडेंट बैठाएगा, मतलब अंग्रेजों का पिट्ठू बन गया। ठीक है, यदि मृत्यु हो गई और 1816 में खुद शासक बन गया और 16 से लेके कहाँ तक शासन करेगा? 18 तक। ठीक है, अब 1818 में क्या हो रहा है? सीताबर्डी का युद्ध हो रहा है, और इस युद्ध से तो फिर क्या होगा? ब्रिटिश साम्राज्य में मतलब ब्रिटिशर्स जो है हस्तक्षेप करेंगे डायरेक्ट मराठों के एडमिनिस्ट्रेशन में, इसलिए 1818 से क्या हो जाएगा? ब्रिटिश अधीक्षकों का शासन। अब अप्पा जी साहब से युद्ध हो गया तो अप्पा को थोड़ी रखेगा अंग्रेज, अप्पा को हटा देगा। अब रघुजी तृतीय शासन करेगा। कब से? 1818 से लेकर के 30 तक। हाँ 54 तक ही बोल दो, 2 कार्यकाल में बांट देता हूँ, 54 तक। ठीक है, किसको हटा दिया? अप्पा जी को। अप्पा जी बदमाशी किया ना भाई। अगला है सखाराम हरि और सीताराम टांटिया, 2 सूबेदार है, और अंतिम सूबेदार है हमारे यादवराव दिवाकर, केवल 1 साल शासन करेगा। और इसी समय में तो सीताबर्डी का युद्ध होगा ना। ये छत्तीसगढ़ में सूबा शासन के अंतर्गत नियुक्त अंतिम सूबेदार हुए। और सीताबर्डी के युद्ध में मराठों की पराजय के बाद 26 जून 1818 को रघुजी तृतीय नागपुर राज्य का उत्तराधिकारी बनाया गया, लेकिन अल्पवयस्क होने के कारण अंग्रेजों ने उनके संरक्षक के रूप में काम किया। किसके संरक्षक के रूप में काम कर रहे हैं? अंग्रेज। बिल्कुल, रघुजी तृतीय के संरक्षक कौन है? ब्रिटिशर्स। अब यहाँ पर किसको बैठा देगा? 31 मई 1818 को नागपुर के रेजिडेंट जेनकिंसन ने घोषणा की कि रघुजी तृतीय की अल्पवयस्कता समाप्त होते तक इसका प्रशासन कौन देखेगा? ब्रिटिश देखेंगे, है ना। तो छत्तीसगढ़ ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया कि नहीं? अब पहली बार छत्तीसगढ़ ब्रिटिश नियंत्रण में कब आया? तो 1818 में, वो चोट्टा के कारण। किसके नाम से? अप्पा जी साहब के नाम से। युद्ध भी हारा, बर्बाद कर दिए। एक तो ऐसे ही लूट रहे थे सूबेदार लोग, और लूटाएगा अब छत्तीसगढ़। तो ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया। अब छत्तीसगढ़ के प्रशासन के लिए उन्होंने किसकी नियुक्ति करी? अधीक्षकों की, सुपरिटेंडेंट की नियुक्ति करी। और इसको कौन नियुक्त करता था? नागपुर के रेजिडेंट। नागपुर के रेजिडेंट। तो नागपुर के जो रेजिडेंट है वो किसकी नियुक्ति करेगा भाई? छत्तीसगढ़ में अधीक्षकों की नियुक्ति करेगा। ठीक है, तो रेजिडेंट कौन है? देखो अब मैं समझा रहा हूँ इसको, है ना। देखो रेजिडेंट, रेजिडेंट कैसे बैठेंगे? एक संधि होती है वेलेजली की, सहायक संधि। ठीक है, सहायक संधि व्यवस्था में क्या बोला गया है? जल्दी याद करो। अंग्रेजों ने जो भारतीय राज्यों पर, रियासतों पर सहायक संधि लाया था, उसकी पहली बात तो यही थी ना कि वहाँ पर हमारे जो होंगे ब्रिटिश जो रेजिडेंट होंगे आपके शासन में बैठेंगे भाई। ब्रिटिश रेजिडेंट की नियुक्ति की जाएगी कहाँ? रियासत में। की नियुक्ति की जाएगी कहाँ पर? रियासत में। रियासत में। ठीक है, अब देखो ब्रिटिश राज्य के अंतर्गत क्या है? ब्रिटिश राज्य है, ब्रिटिश प्रशासन के अंतर्गत ब्रिटिश राज्य है और रियासत है। तो रियासत में कौन बैठ गया? रेजिडेंट बैठ गया। ठीक है, और रेजिडेंट को कौन बैठाया है? वायसराय, सॉरी अभी कौन बोलोगे? गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल है कि नहीं है? भारत का हेड कौन है? गवर्नर जनरल। तो गवर्नर जनरल को कौन बैठा, सॉरी गवर्नर जनरल को कौन बैठा रहा है यहाँ पर? ठीक है, 1857 की क्रांति के पहले तक तो गवर्नर जनरल ही रहेगा ना। तो गवर्नर जनरल को कौन बैठा रहा है? ब्रिटिश गवर्नमेंट। यहाँ पर कौन बोलोगे? ब्रिटिश गवर्नमेंट। यहाँ पर क्या बना रहा है भारत में? गवर्नर जनरल। और गवर्नर जनरल यहाँ क्या करवा रहा है? रेजिडेंट बैठा रहा है। कहाँ पर भाई? रियासतों में। कहाँ पर? रियासतों में। और रेजिडेंट के अधीन अब रियासत, अब जो रियासत है वो कई ठो किस में बटा हुआ है भाई? अलग अलग। एक रियासत में कई एरिया आ सकता है ना। तो एक एक रियासत, उस रियासत के अंतर्गत हमारा छत्तीसगढ़ क्या था? एक सूबा था ना। जो रियासत, रियासत मतलब एक प्रकार का स्वयं अपने आप में क्या हुआ? एक राज्य हुआ कि नहीं हुआ भाई? अपने आप में एक राज्य हुआ। तो राज्य कई सूबों में बटा है कि नहीं बटा है? राज्य की कई सूबों में बटा है। मराठा उसको क्या कहते थे? सूबा। तो उसी में से एक सूबा कौन सा है? छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ में कौन बैठे रहे? ठीक है, अब छत्तीसगढ़ में बैठेगा अधीक्षक, और इस अधीक्षक की नियुक्ति कौन करेगा? रेजिडेंट। एकदम क्लियर हुआ कि नहीं मामला?
तो ठीक है, गवर्नर जनरल को ब्रिटिश गवर्नर ने बैठाया, गवर्नर जनरल रेजिडेंट को नियुक्त किया राज्य में, रियासत में, और रियासत का प्रमुख रेजिडेंट, और उसके अंतर्गत जितने सूबे हैं उसमें होगा अधीक्षक, तो रेजिडेंट ही तो बैठाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ ना? तो टाइम तो हो गया ख़त्म, इसको कल पढ़ेंगे। ठीक है, यहीं पर रोक दो इसको।